हेलो प्यारे बच्चों। नीट वीआईक्यू सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा इस सीरीज़ में। एक और वीडियो इसी सीक्वेंस में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए नया चैप्टर एंड द चैप्टर इज़ फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए फोटोसिंथेसिस। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, थोड़ा सा चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे एटीपी कंजम्पशन, यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कई बार थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आज देखते हैं कि अब तक क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, क्या वो सच में बहुत दिक्कत वाले थे या फिर बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमने गलती करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज़ मैच द फॉलोइंग। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्लियरली ये बातें लिखी हुई है, आपके पास 4 अलग अलग पिगमेंट्स दिए गए हैं और उनके कलर्स दिए गए हैं। अब ये कलर्स आते कैसे हैं? तो बच्चों इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम देते हैं टेक्निक को? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है इसी के बेसिस पर ये जो कलर्स हैं पर्टिकुलर पिगमेंट के, ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल ए थोड़ा सा ब्लूइश साइड पर होता है। क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर ही प्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा ब्लूइश साइड पर होगा। और यही बात करें क्लोरोफिल बी की तो ये थोड़ा येलो साइड पर होगा। ठीक, तो क्लोरोफिल ए देगा ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी देगा येलो ग्रीन। इसके बाद ज़ैंथोफिल्स होते हैं येलो कलर के और स्पेसिफिकली कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये होते हैं येलो से येलो ऑरेंज कलर के। तो ये हो गया आपके पास मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए का आपके पास आ रहा है थर्ड, बी का आ रहा है फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है विच इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू? ट्रू पूछा है ना, ध्यान रखना। ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछा है रुबिस्को रिबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यूनिवर्सल एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, स्लो एंजाइम है। इसी वजह से डार्क रिएक्शन का पेस कम होता है एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शन। रुबिस्को की बात करते हैं तो इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। एक से ये जुड़ता है RUBP से और दूसरी साइड पर जाकर जुड़ता है या तो CO2 या फिर O2। ठीक, अगर CO2 से जुड़ रहा है तो चलेगा C3 साइकिल, अगर O2 से जुड़ रहा है तो चलेगा C2 या फोटो रेस्पिरेशन। तो 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है। कार्बोक्सिलेशन यानी एडिशन ऑफ CO2, तो इसीलिए नाम में आता है कार्बोक्सिलेशन। और दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीजनेज। तो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज CO डिनोट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला, इट एक्टिवेट्स ओनली इन डार्क। गलत बात है भाई। लाइट फेस के ऊपर, लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लेकिन लाइट फेस के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। तो जब तक लाइट फेस चलेगा तब तक रुबिस्को काम करेगा। इसके बाद हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2। उल्टा होना चाहिए बच्चों, इसकी एफिनिटी ज़्यादा किसके लिए होती है? CO2 के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया है? गलत हो गया है। इसके बाद इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल भी नहीं। फोटोलाइसिस जो है वो 3 एलिमेंट्स के प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम, MnClCl, जिसको आप शॉर्ट में याद कर लें, मन कल का। ठीक है, इसके बाद इट कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर 4th। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2? ध्यान रखना, एवरी मॉलिक्यूल है ना। तो अब अगर आपने C3 साइकिल अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि पढ़ा होगा है ना, तो आपके पास आउटपुट
चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी, बच्चों एवरी लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल, कि C3 साइकिल के अंदर जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है उसमें कितना ATP और कितना NADPH2 आपको एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए चाहिए। टोटल आउटपुट आपको पता है कि C3 साइकिल में, जबकि आपने पढ़ी होगी C3 साइकिल तो आपको पता होगा कि यहां पर 18 ATP एंड 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, फॉर 6 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये कितना मुश्किल होगा आपके लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी उतना इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स के लिए 18 ATP चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमें कितना ATP चाहिए सर, 3 मॉलिक्यूल चाहिए, और NADPH2 के कितने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक, तो आपके पास यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 ATP और 2 NADPH2, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इतनी मुश्किल टफ कैलकुलेशन के साथ आते हैं, ध्यान रखना है ना। तो ऐसी टफ कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब आपकी मैथ्स अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से आपकी मैथ्स इतनी तो होगी अच्छी कि आप ये गलती ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन के लिए क्या क्या चाहिए? क्या लाइट चाहिए? नहीं भैया, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्लोरोफिल चाहिए? नहीं चाहिए, लाइट फेज में काम आ जाता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। CO2 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, फिक्सेशन करना है। ATP चाहिए? बिल्कुल चाहिए। NADPH2 चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज हमें चाहिए। प्रोडक्ट्स क्या हैं? ATP और NADPH2। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे CDE। तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका आंसर होगा CDE। क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क फेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए। सबसे पहला, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड्स विद रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है बच्चों कि C3 प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन और ये जो C3 साइकिल है ये एक ही जगह पर चल रही है, जो है मीजोफिल सेल। अब जब एक ही जगह चल रही है तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और रुबिस्को का कांटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से C2 साइकिल चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर नुकसान होता है, बिल्कुल सही बात। इन C4 प्लांट्स mesophil cells show very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration। तो देखो आपसे कहा गया C4 प्लांट्स में mesophil cell show very little photorespiration। पहली चीज, जो mesophil cells होते हैं वहां से हमने रुबिस्को को हटा दिया है। अब जब हमने रुबिस्को को हटा दिया है तो उस वजह से वहां पर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन। और जब कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं है तो लेकिन यहां पे क्या लिख दिया इन्होंने, वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया है आपका, गलत हो गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है हमारा। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। आपसे कहा गया ऑब्जर्व द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई डिफरेंट स्टेजेस लेबल्ड एंड अल्फाबेट्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि डायग्राम में आपको दिया गया है। बहुत सारे तो यही नहीं पहचान पाते, देखते ही पहली बार ये तो क्या है ना। तो पहला तो ये पहचानना सीखो कि भैया ये जो साइकिल दी गई है ये कौन सी साइकिल है, C3 या C4। ये दी गई है आपको C3 साइकिल। ठीक, अब C3 साइकिल में आप पहली स्टेप देखो, RUBP और CO2 का एडिशन हो रहा है, एक एंजाइम भी काम करता है रुबिस्को। ठीक, प्रोसेस को आप नाम देते हो क्या, नाम देते हो कार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। इसके बाद आप बना रहे हो PgAl। तो PGA से एसिड से एल्डिहाइड बनाना, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिड जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो आप इस प्रोसेस को बोलते हो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बोलते हो रिडक्शन। जहां आपने खर्चा किया रिड्यूसिंग एजेंट का और एनर्जी का, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ और साथ में एनर्जी यूज हुई, रिडक्शन हो गया। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। लास्ट स्टेप आप वापस से RUBP का फॉर्मेशन करते हो, इसे नाम देते हो रीजनरेशन।
तो 3 स्टेप में C3 साइकिल चलता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो आपको तीनों स्टेप्स यहां पर नजर आ रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो ए हो गया कार्बोक्सिलेशन, बी हो गया रिडक्शन एंड सी हो गया है रीजनरेशन। ऑप्शंस में देख लो जल्दी से। कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन गलत है, कार्बोक्सिलेशन नहीं है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखो, क्या एडीपी निकलेगा? नहीं निकलेगा। NADPH2 निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा? बिल्कुल सही बात है सर, ऑक्सीजन इवॉल्व ही ऐसे हो रहा है कि फोटोलाइसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन बनता है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है, तो वही ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और ATP बाहर नहीं जाता है। क्लियर? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लोरोप्लास्ट से निकलकर बाहर आ जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप ये देखा हुआ लग रहा होगा, है ना? तो देखो भाई, देखा हुआ तो है, लेकिन आपको यहाँ पर कितनी मेहनत से पेपर बनाया जाता है ये भी दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत की जाती है पेपर बनाने में। आप देखो 5 ऑप्शंस जिसमें ABCD, यहाँ हमने मेहनत करके डार्क फेज को कर दिया है लाइट फेज। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें लाइट फेज में चाहिए, है ना? तो बात करते CO2 नहीं चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है, H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए। करेक्ट आंसर होगा CDE। तो देखो भैया CDE आपको दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो देखो अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को देखो तो अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगानी पड़े, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो अप्रोच है वो रखनी पड़े। बिल्कुल बेसिक अगर आप NCERT को प्रॉपर्ली पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स को ढंग से समझते हो, किस तरह से प्रोसेसेस फ्लो कर रहे हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो आपको इस चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। फोटोसिंथेसिस ईजी है। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। पहले क्या पूछा था? 1 CO2 का, है ना? अब टोटल पूछ रहा है तो टोटल तो हम भी जानते हैं कि कितना है, 18 ATP और 12 NADPH2। आपका आंसर सीधा सीधा आ गया है ऑप्शन नंबर 1, जहां पर आपको दिया गया है कि ये है 18 ATP और 12 NADPH2। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधा सीधा डेटा बेस्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट, यानी कि वो किस रेंज तक फंक्शनल रहता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चों बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की। 2 टाइप के हैं, PS1 और PS2। PS1 और PS2 में ये होता है P700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर तक फंक्शनल होता है, और ये कहलाता है P680 क्योंकि केवल 680 तक काम करता है, उसके बाद फंक्शनिंग बंद कर देता है। ठीक, तो ये आपके पास। इसके बाद ये बात करें तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होगा। जबकि ये केवल नॉन साइक्लिक ETS में इन्वॉल्व होगा। ठीक, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन इससे अपना काम हो जाएगा। तो बात करते हैं रिएक्शन सेंटर PS2 का जो है वो कहां तक होगा। हमने कहा सर वो होगा एट 680 नैनोमीटर्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से 2 स्टेटमेंट आ गए हैं। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट शॉर्ट में बोलेंगे क्या? PEP। ठीक, एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। तो देखो एक बेसिक कार्बोक्सिलेशन समझते हैं कि हमारे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है PEP, बाहर से आता है CO2, हमने यहां पर एंजाइम लगाया पेप केस, जिसको हम कहते हैं पेप या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, लगाकर हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर दिया है किसमें? कन्वर्ट कर दिया है 4 कार्बन के कंपाउंड में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक,
तो ये है आपके पास OAA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए आप इसको C4 साइकिल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद कार्बोक्सिलेशन कौन कर रहा है? पेप्केज। क्यों? क्योंकि यहां रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है। हमने रुबिस्को को, ये सारी एक्टिविटी हुई मीजोफिल सेल में, और हमने रुबिस्को को छुपा दिया है कहां पर? इन बंडल शीथ। छुपाने का रीजन क्या है? कि भाई इसको करके हम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन को बंद कर दिया है, यानी कि अब हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने अपने नुकसान को रोकने के लिए ऐसा चेंज किया। तो मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रुबिस्को एंजाइम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर, अरे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखना भैया, पहले ऑप्शन में फंस मत जाना। ठीक, बाकी तो दोनों दिख रहे हैं, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो भाई थोड़ा सा जल्दी में ये गलती होती है, आपको ध्यान रखना है कि भैया पहला ऑप्शन तो हमेशा यही होता है कि बोथ आर करेक्ट। तो ये ना हो कि जल्दी में लगा दिया और घर आके फिर सोच रहे हैं कि क्या गलती करिए। ठीक, तो मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ऐसी गलतियां आप लोग पेपर में ना दोहराएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट और ट्रू यानी कि फॉल्स पूछा है ना। रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस। बच्चों केमी ऑस्मोसिस क्या होता है कि यहां पर हम एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन का एक डिफरेंस मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स के बनने की वजह से आप क्या कर रहे हो, एटीपी सिंथेसिस कर पा रहे हो। समझ आ रही है बात? तो एटीपी सिंथेसिस इज रिलेटेड विद अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तभी किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स मूव करते हैं थ्रू F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल के जब थ्रू वो मूव करेंगे तो उसकी वजह से वो पार्टिकल जो है वो सिंथेसिस करेगा एडीपी से एटीपी का। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ प्रोटॉन आना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन टू दी स्ट्रोमा, बिल्कुल सही बात है, मूवमेंट होता है। इसके बाद रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन दी स्ट्रोमल साइड, बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रोमा वाली साइड जो है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है केमियोस्मोसिस का, तो स्ट्रोमा वाली साइड पर NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। एंड फाइनली ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये एक सही है। तो आपका इनकरेक्ट आपसे पूछा था तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल्स ऑफ C3 प्लांट्स? कि भैया C3 प्लांट्स के अराउंड जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं, वो बंडल शीथ सेल्स जो है वो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो पहला है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, थोड़ा सही लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं है। टू प्रोटेक्ट द वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, तो ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा लाइट होगी तो वस्कुलर टिश्यू, वो तो पूरा प्लांट को ही बचाना है, तो हम केवल वस्कुलर टिश्यू की बात क्यों कर रहे हैं? टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, तो हमें फोटो रेस्पिरेशन तो करना ही नहीं है। तो ये तीनों तो क्या हो गए आपके? गलत हो गए। अब देखो C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि वहाँ एडिशनली क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। क्या साइक्लिक में दोनों काम आ रहा है? हमने कहा नहीं, साइक्लिक में केवल PS1 काम करता है, नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया है? इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लें आगे, और तो कोई गड़बड़ नहीं है। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही बात है। नॉन साइक्लिक में दोनों का फॉर्मेशन होता है, ATP का भी होता है और NADPH2 का भी होता है। अगला स्टेटमेंट, स्ट्रोमा लेमेले हैव PS1 ओनली एंड लैक्स NADP रिडक्टेज। अब ये क्या होते हैं इसको समझ लो। देखो आप ये जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ग्रेना लेमेले,
या ग्रेनम, और ये जो है ये है स्ट्रोमा लेमेले। ठीक, तो ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेले आपके सामने। अब देखो ये वाले रीजन्स होते हैं जो प्रेस्ड हैं, इनको बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन्स। ठीक, तो ये रहे अप्रेस्ड रीजन्स, और अप्रेस्ड रीजन्स में ही आपको मिलता है पीएस। अब ये जो ऊपर वाले रीजन्स हैं, ये रीजन्स ये हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन्स, और यहां आपको मिलता है PS1। अब यहां देखो ये भी नॉन अप्रेस्ड है, तो यहां भी क्या मिलेगा, PS1। ठीक, तो ये है PS1 और PS2। स्ट्रोमा लेमेले हैव PS1, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ओनली एंड लैक्स NADP रिडक्टेज, बिल्कुल सही बात है। NADP रिडक्टेज एज वेल एज PS2 जो है वो कहां प्रेजेंट है? इन ग्रेना लेमेलेस। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। ग्रेना लेमेले हैव बोथ PS1 एंड PS2। देखो जरा, ग्रेना लेमेले के पास दोनों है क्या? हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपका करेक्ट, या मैं कहूं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम। अब ये सोरगम क्या है भाई? तो देखो 3 एग्जाम्पल C4 प्लांट्स के आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला मेज, दूसरा शुगर केन, तीसरा सोरगम। ठीक, ये 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं C4 प्लांट्स के। वीट, राइस, ये सब C3 प्लांट्स हैं। मेज, शुगर केन, सोरगम, 3 नाम याद रखने हैं। और ये C4 प्लांट हैं, तो C4 प्लांट में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का एसिड बनता है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं OAA। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। तो PQ जो है, इसकी बात करें तो इसके आगे होता है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? फ्रॉम PS2। ठीक, अब PS2 से आता है फियोफाइटिन, फिर उसके बाद आता है प्लास्टोक्विनोन। तो हमने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली तो कहां से आया है? PS2 से आया है, और PS2 से ये आगे कहां जाएगा? तो ये जाएगा साइटोक्रोम B6F तक जाएगा। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? PS2 से साइटोक्रोम B6F। क्लियर? तो ये है आपके पास ETS का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ। अब क्या होता है, इसको रिएक्शन से देखते हैं। तो देखिए RUBP, रिबुलोज बेस फॉस्फेट, 5 कार्बन का कंपाउंड है। बाहर से आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन हुआ, क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या फिर आप शॉर्ट में बोलें PGA। कितना कार्बन? 3 कार्बन। लेकिन साथ में एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फो ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड, जो कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो ये 5 कार्बन का ब्रेकडाउन इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो आपको ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से एक मॉलिक्यूल मिलता है 3 कार्बन कंपाउंड का। दूसरा ऑप्शन है 6 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, 4 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, और 2 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल। ये भी गलत है। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, कि कब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा? तो हमने कहा कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उनके फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा जहां पर हम बात करेंगे
नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की जहां ट्रू क्लोरोफिल्स प्रेजेंट नहीं है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वहां मिलेगा आपको, और ये आपको देखने को मिलता है यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, साइनो बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यू बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया आपको देखना है, तो आपके पास पहला ऑप्शन में ही ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दिया हुआ है, ये होता है नॉन ऑक्सीजनिक। बाकी सब जो हैं ऑक्सीजनिक होते हैं। नॉस्टॉक की बात करें तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइकस की बात करें जिम्नोस्पर्म है, और कारा की बात करें तो ग्रीन एल्गी है, और तीनों में ही आपको ये रिलीज होते हुए ऑक्सीजन दिखती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइट रिएक्शन में नहीं बनेगा? ठीक, तो हमने कहा कि सर NADPH2 बिल्कुल बनता है, NADH नहीं बनता है, ATP बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपसे पूछा था नॉट, है ना, कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो लाइट फेज में आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पहला है ATP, दूसरा है NADPH2 और तीसरा है ऑक्सीजन। क्लियर? तो ये हैं प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। ये प्राइमरी एक्सेप्टर कहां पर होगा? तो हमने कहा कि C4 प्लांट्स में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्राइमरी एक्सेप्टर 3 कार्बन का कंपाउंड होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो एक CO2 अपने अंदर ऐड करता है और बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे, लाइट, टेम्परेचर, CO2, O2, ये सारे फैक्टर्स आपने डिस्कस किए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, कौन सा सही नहीं है? पहला, इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, कि CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं अप टू 0.05%, बहुत ज्यादा नहीं, 0.05% तक बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप 450 पार्ट्स या 500 पार्ट्स पर मिलियन तक आ रहे हो। तो CO2 फिक्सेशन रेट का क्या होगा? हमने कहा कि सर CO2 फिक्सेशन रेट जो है वो भी क्या होगी? एनहांस होगी। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, आगे चलते हैं। C3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum। उल्टा है, C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं और C3 प्लांट्स लोअर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर C3 प्लांट में अगर बढ़ता है तो वहाँ शुरू हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन और वहाँ उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। तो भैया टोमेटो जो है वो है एक C3 प्लांट, और C3 प्लांट में अगर आप CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो अप टू 450 या 500 पार्ट्स पर मिलियन, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है? बढ़ता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। लास्ट, अच्छा आंसर लगा दिया अपन ने। तो आगे चलते हैं। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल लाइट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि लाइट 10% के आसपास जब आ जाती है तो वहां पर आप सैचुरेशन अचीव कर लेते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट आपसे पूछा था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। भैया प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा कहां पर होगा? स्ट्रोमा में कि ल्यूमन में? तो जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट आप प्रोटॉन को जमा कर रहे हो, तो वो जमा कहां कर रहे हो? आप कर रहे हो ल्यूमन के अंदर। तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो अगर आपसे एक पॉइंट पर पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे कि ल्यूमन जो है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स का देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट आप डेवलप कर रहे हो। जब आप इस ग्रेडियंट को ब्रेक करोगे उससे क्या होगा? ATP का सिंथेसिस होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्लांट इन योर गार्डन, तो ये आपके गार्डन में एक प्लांट है विच अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये देखते ही तुम्हें समझ आ गया होगा ये कौन सा प्लांट है ना, कि किसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, शोज हायर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, और साथ में एट
high temperatures and has improved efficiency of nitrogen utilization। तो इतने सारे फीचर्स दिए हैं आपको, और आपसे सिंपली पूछा है कि ये प्लांट C3, C4, कैम या नाइट्रोजन फिक्सर क्या होगा। बहुत ही आसान है सर, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से समझ आ गया कि ये जो प्लांट है वो कौन सा है, C4 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट्स ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया है ना, बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ कि क्या हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर अलग अलग रेंजेस को यूज़ किया था वेवलेंथ की। साइंटिस्ट थे एमर्सन और आर्नल्ड, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था। अब इसके अंदर जब एक रेंज आई हमारे सामने 400 से लेकर 680, तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस हो रहा था। जब इन्होंने 680 से ज़्यादा का वेवलेंथ लिया तो उस समय पर PS2 ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ये कहाँ तक काम करता है, 680 तक करता है। अब ये जो लाइट थी, ये कौन सी लाइट थी, रेड लाइट, है ना। तो रेड लाइट देते ही क्या हुआ, PS2 ने काम करना बंद किया और फोटोसिंथेसिस का जो यील्ड है वो हो गया आपका रिड्यूस। तो आपने उस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया रेड ड्रॉप। और जब आपने पूरा 400 से लेकर 700 यूज किया वापस, तो वो प्रोडक्टिविटी वापस बढ़ गई, वो यील्ड वापस बढ़ गया। जब ये यील्ड बढ़ गया तो उसको क्या बोला, एनहांसमेंट। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हम डिस्कवर कर रहे थे किसको, हमारे फोटो सिस्टम्स को। तो फोटो सिस्टम्स की जो डिस्कवरी हुई, 2 फोटो सिस्टम्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो इनकी डिस्कवरी जो की गई वो किसकी हेल्प से की गई, एनहांसमेंट और रेड ड्रॉप से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रोमैटोफोर्स टेक्स पार्ट इन। क्रोमैटोफोर्स आपको पता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, इन फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि सिंपली डार्क रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। तो भैया डार्क रिएक्शन जो है उसका साइट क्या है ये पूछा है, तो वो आपको पता है स्ट्रोमा में होते हैं। इससे आसान सवाल आपसे क्या ही पूछेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ गया, स्ट्रोमल मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए तो ये था बच्चों चैप्टर फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आ गया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है, और ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जिनमें आपको दिक्कत आए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि 1-2 क्वेश्चंस हमेशा आपको पेपर के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे जो हो सकता है थोड़ा सा आपका टेस्ट लें, क्योंकि आप अच्छे बच्चों को एवरेज बच्चों से तभी अलग कर सकते हो जब 1-2 क्वेश्चंस आप ऐसे देते हो पेपर में। तो ये किया जाता है और ये हर साल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। आपको वो क्वेश्चंस पे पहले फोकस करना है जो आपके बेस्ट हैं। एंड आई होप ये सीरीज आपको बहुत मदद कर रही होगी इस चीज़ में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।